कैलोरीमेट्री, नाम पड़ा है कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है जिसमें अपन बोलते हैं कोई भी हीट ना तो अंदर की बाहर आ सकती है ना बाहर की अंदर, मतलब 99% इंसुलेटेड है ना। मतलब जो आपके थर्मस होते हैं उसमें से भी कुछ हीट अंदर या बाहर आ सकती है, उसी को और एकदम प्रूफ करके एकदम वैक्यूम क्रिएट करके बीच में एकदम ऐसा मशीन बना दिया जाता है जिसमें कोई भी हीट अंदर की ना बाहर जा सकती ना बाहर की अंदर। तो अब उसमें अंदर आपने जो मिक्सर किया हीट अंदर की अंदर ही रहेगी, या आपने जितना एनर्जी दिया वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हुई, तो टेम्परेचर कितना बढ़ा, उसमें ऐसे थर्मोमीटर वगैरह लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में जो आपका कैलोरी मीटर है, जो कैलोरी मीटर वो काम आता है हीट वगैरह को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, है ना, कि कितनी हीट है, ये सब चीज को मेजर करने के लिए अपना क्या काम आता है? कैलोरी मीटर। मिक्सिंग करने के लिए कि ये 1 किलो पानी था 30 डिग्री सेल्सियस में और ये 1 किलो पानी था 100 डिग्री सेल्सियस में, मिला दिया, फाइनल टेम्परेचर क्या बना। तो ये सारी चीजों के लिए जो यूज आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैलोरी मीटर। ठीक है। टेम्परेचर है कोल्डनेस और हॉटनेस के लिए, तो टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर्स है। मैं टेम्परेचर नहीं बोला, मैं क्या बोला? हीट। हीट को मेजर करने के लिए अपन ये जो कैलोरी मीटर है उसको अपन यूज करते हैं। ठीक है। कैलोरी मीटर का अगर कोई डायग्राम बना होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो इस टाइप से, बहुत ही सड़ा डायग्राम है लेकिन चलो ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है बुक में, पेज नंबर 282 में। ऐसे बॉक्स टाइप का बना हुआ है, कोई भी हीट अंदर बाहर नहीं आ सकती, थर्मोमीटर लगा रहता है, जो चीज का टेम्परेचर नाप हीट मेजर करनी होती है तो उसके अंदर डाल के मिक्सिंग अगर कर करके, या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में सप्लाई की वो अपन को मालूम है। अब वो एनर्जी से टेम्परेचर कितना राइज हुआ तो उससे अपन हीट का मेजर लेते हैं। किस तरीके से लेते हैं ये सब आपको पता चलेगा अभी जब अपन चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म के बारे में पता होना चाहिए, एक है हीट और एक है टेम्परेचर। एक्चुअल में है क्या चीज भैया, ये क्या है, क्या चीज ये बता दो पहले, सबसे पहले तो ध्यान से सुनो। हर एक मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यस। हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, यस और नो? हर एक चीज, जितनी भी चीज है वो बने हैं मॉलिक्यूल्स और एटम से। और अगर मैं आपको बताऊं, जो भी चीज 0 केल्विन के ऊपर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर है, 0 केल्विन से ज्यादा, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, हीट की तरफ है, तो हर एक एटम में, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर का हर एक एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? हर, कितनी सख्त से सख्त चीज हो, चाहे ये बोर्ड हो चाहे लोहा हो, जितने भी एटम्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। अपनी जगह पे वो हिल नहीं रहे हैं, बट अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हो? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि वो कितने तरीके से काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। खैर अभी अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं जाना है ना, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे उधर साइड जब पढ़ोगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कैलोरी मीटर। ठीक है, चलो इधर देखो आगे। तो जो हीट है वो क्या है? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हर एक एटम के पास, उसको पूरे को मिला दोगे जो टोटल एनर्जी बनेगी उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हीट। तो एक्चुअल में हीट क्या है? एटम्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है हीट? बस। हर एक मटेरियल, चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो चाहे प्लास्टिक हो चाहे कुछ हो, सबके अंदर एटम्स है और वो सारे के सारे एटम्स अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो उनकी है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हीट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर दो सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस और एक ये, इसमें हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा है और इसमें हर एक मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी कम। अब जब मैं इन दोनों को टच करूंगा, जब मैं इन दोनों को टच करूंगा तो क्या होगा? जो ज्यादा वाइब्रेट हो रहा होगा, जो कम वाइब्रेट हो रहा था उसको ज्यादा वाइब्रेट करने लग जाएगा, ढकेलने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एनर्जी यहां से यहां फ्लो कर जाएगी। ठीक है, तो जो ये एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर सकती है, क्या चीज के डिफरेंस के कारण? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण। किसके कारण? तो इसीलिए अपन उसको बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। हाँ, जब तक दोनों की बराबर, इसकी ज्यादा थी इसकी कम, मान लो एक टंकी, एक बॉटल है जिसमें बहुत पानी है और एक जिसमें नहीं है, उसको कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा? पानी तब तक बहेगा जब दोनों में क्या ना हो जाए? बराबर, इक्वल।
तो वैसे ही हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक इसका टेम्परेचर कम ना हो जाए, इसका ज्यादा और बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई? अब यहां पर मैंने यूज किया टेम्परेचर। सर हीट क्या है वो तो समझ में आ गया, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी उसको बोल दिया हीट। तो टेम्परेचर क्या है? हीट क्या है? टोटल एनर्जी। हीट क्या है? मान लो इसके पास थे 100 एटम्स। कितने एटम्स थे? और मान लो इसके पास थे 10 एटम। कितने थे? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसके हर एक एटम के पास, अब इसमें 100 एटम है, कितने एटम है? 100। और हर एक एटम के पास 2 जूल्स की एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 2 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसके पास? 200 जूल। हो गई कि नहीं? मैं क्या बोला? हर एक एटम के पास 2 जूल की एनर्जी है। हर एक एटम के पास 2 जूल की एनर्जी है। और टोटल 100 एटम थे तो टोटल कितने हो गए? 200 जूल। अब अगर मैं यहां बोलूं कि हर एक एटम के पास 3 जूल की एनर्जी है, हाँ, अरे तो एक के पास 2 जूल की है, टोटल 100 है तो कितने होंगे? 200। ठीक है। एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है तो 100 बच्चों के पास कितनी चॉकलेट होगी? 200, है ना? अब ये एक और है, इसमें हर एक एटम के पास कितनी एनर्जी है? 3 जूल। कितने एटम्स हैं? 10। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 30 जूल्स। अब एक बात बताओ, अब इसमें हर एक एटम के पास 3 जूल है, मतलब ये ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे हैं और ये धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना? तो अब अगर मैं इन दोनों को अगर लाके जोड़ूंगा तो एनर्जी कहां से कहां जाएगी? ए से बी की बी से? अरे बी के पास ज्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी है और ए के पास कम, तो ए से बी जाएगी एनर्जी की बी से? ए से बी जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ जूल तो ज्यादा ए के पास है। पर एटम देखो, तुम बाकी छोड़ो, यहाँ के एटम्स को यहाँ के एटम्स टच कर रखे हैं, यहाँ के एटम्स और यहाँ के जब टच करोगे तो इसको भी मूव करने लग जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एटम्स के पास है 3 जूल की एनर्जी और ये एटम्स के पास कितनी एनर्जी है? 2 जूल की। तो ये उसको वाइब्रेट करेंगे कि वो इसको वाइब्रेट करेंगे? ये उसको वाइब्रेट करेंगे। तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगा? बी से ए। कहां से कहां फ्लो हुआ? बी से ए। लेकिन अगर बोला जाए टोटल हीट किसके पास ज्यादा है, तो टोटल हीट किसके पास ज्यादा है? ए के पास। लेकिन एनर्जी ज्यादा हीट से कम हीट की तरफ फ्लो नहीं करता। ऐसा बोला क्या मैंने? बोला क्या मैंने क्या बोला? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ। इसका मतलब समझ में आया कि अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी भी हो उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना? उसका टेम्परेचर से कोई लेना देना? क्या चीज का टेम्परेचर से लेना देना है? एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, और एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, उसी के मेजर को अपन बोलते हैं टेम्परेचर। बात समझ में आई? मान लो इस क्लास में 100 बच्चे हैं और बाजू वाली क्लास में 4 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, है ना? अब भले ही वो 10 बच्चे बहुत होशियार हैं, है ना, और यहाँ के एवरेज, तो मान लो यहाँ 100 बच्चे मिलके जो नंबर लाए वो तो ऑब्वियसली वो 10 के नंबर से तो ज्यादा ही होगा। अरे टोटल मार्क्स ज्यादा होगा कि नहीं? बट इंडिविजुअली मार्क्स देखोगे तो उनका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ। तो वैसी बात हो गई, यहाँ हर एक एटम के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, हाँ, बट ओवरऑल एटम्स ही बहुत कम है, इसलिए ओवरऑल एनर्जी क्या हो गई? कम, काफी कम हो गई। और इसके पास हर एक एटम के पास कम एनर्जी है, लेकिन एटम्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इसके पास एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में आई? तो मैंने एक बात कान खोल के सुन लो, एनर्जी हायर टेम्परेचर से, सॉरी, हायर हीट से लोअर हीट की तरफ नहीं फ्लो करती। कहां से कहां फ्लो करती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। और ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट बताता है, और एक मॉलिक्यूल के पास जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर बताता है। यानी कि 3 जूल हो गया टेम्परेचर और 200 जूल हो गया हीट। मतलब 3 जूल नहीं बोलते, अब टेम्परेचर को नापने के लिए अलग यूनिट्स हैं, है ना? बट एक मॉलिक्यूल के पास कितनी ज्यादा हीट है, एक मॉलिक्यूल के पास कितनी ज्यादा हीट है, उसको, उसके मेजर को टेम्परेचर बोलते हैं, उसके नापने को अपन क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। बात समझ में आई? जब आप किसी ऑब्जेक्ट से पूरी एनर्जी खींच लो, पूरी, मतलब इस एक एटम के पास एनर्जी कितनी हो जाए? 0। कितनी हो जाए? तो उसको अपन बोलते हैं 0 केल्विन या फिर -273.15 केल्विन डिग्री सेल्सियस। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को -273.15 डिग्री सेल्सियस तक लेके चल जाओगे, उसके एनर्जी की सारी एनर्जी कम हो जाएगी, और इससे और कम टेम्परेचर नहीं जा सकता किसी भी चीज का। अरे 0 के बाद नेगेटिव एनर्जी थोड़ी जाएगी, मैथमेटिक्स थोड़ी चल रहा है, समझ रहे हो?
एक ऑब्जेक्ट है, उसकी सारी एनर्जी खींच ली, अब और क्या कहां से निकालोगे उसकी एनर्जी, समझ रहे हो? तो 0 केल्विन जो है, ओके नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है, 0 केल्विन, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट की, हाँ, टोटल एनर्जी को जो मेजर होता है वो हीट, और एनर्जी के एक मॉलिक्यूल का जो मेजर है उसको टेम्परेचर। क्लियर हुआ ये दिमाग में? एकदम क्लियर हुआ एकदम दिमाग में? अब मैं ये बता रहा हूं, अभी मान लो ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा 20-25 डिग्री सेल्सियस, जो भी, इसके हर एक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आप इससे एनर्जी निकालते जाओगे तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी कम होती जाएगी, और निकालते जाओगे तो ठंडा होता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, -10, -20, -30, -100, -150, -200, -273.15 डिग्री सेल्सियस। जैसे उस टेम्परेचर में पहुंच जाओगे, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी, जीरो हो जाएगी इसकी एनर्जी। क्या हो जाएगी? जीरो, एकदम, मतलब लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन। उसको -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? 0 केल्विन। दोनों सेम है। 273.15 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जा रहा है नहीं जा सकता ना, वही तो बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी निकाल ली, अब उसके बाद एनर्जी कहां से निकालोगे? तो टेम्परेचर उससे कम कैसे जाएगा? मतलब अलाउड ही नहीं है, अलाउड क्या, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है आज की डेट में, है ना, कि भाई आपने पूरी एनर्जी निकाल ली। फ्रीज में तो सेट रहता है, बाकी आप चाहो तो कितना भी नीचे लेके जाते जाओ, आपके पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स और वो होना चाहिए, उस तरीके से बना हुआ होना चाहिए, है ना। बट जनरली जो फ्रिज का टेम्परेचर होता है -10 के आसपास आप सेट कर सकते हो, -10, -2 इस टाइप से। पगला गए हो, पगला गए हो, -200। अमेरिका में -50 जाता है, -50, 60 जाता है बस। हाँ तो रशिया में -70 एक बार गया था। अरे -7, -273, समझ रहे हो, पूरी एनर्जी निकाल दिए। आज तक खाली लैब में पॉसिबल हो पाया, थोड़ी सी जगह पे करना ही है, -273 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना। हाँ, अरे -100 ज्यादा सोच लो, -273 समझ रहे हो क्या होता है? जीरो मतलब उससे नीचे जा ही नहीं सकती, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एक पार्टिकल की सारी एनर्जी आपने खींच ली, वो पार्टिकल स्थिर हो गया एकदम। सोच रहे हो? एकदम वो कंडीशन होती है 0 केल्विन, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब भाई उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसे हाथ या पैर में झुनझुनी चढ़ने लगती है, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। वो अलग रीजन होगा, वो बायोलॉजिकल रीजन होगा, अपने पापा से पूछना, है ना, ठीक है, मेरे को नहीं मालूम उस बारे में, ठीक है क्या, है ना। हाँ, बट आपके जो कई बार जैसे आप शेक वगैरह कर रहे हो, ठंड लग रही है, तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपके अंदर हीट प्रोड्यूस हो और आपको ठंडी कम लगे। चलो, ये बात समझ में आ गई क्या? हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये समझ में आ गया। टेम्परेचर बताता है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, और हीट बताता है कि टोटल ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। और हीट क्या है? ऐसी एनर्जी जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर सकती है, ऐसे एनर्जी को अपन बोलते हैं हीट, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बताता है, अब देखो, एक मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करेगा कि कोई चीज गर्म है कि कोई चीज ठंडा लग रही है आपको, यस और नो। जैसे वो एक्सपेरिमेंट है ना, बचपन में करते हैं 5th-6th क्लास में, 3 बॉल ले लो, एक में एकदम गर्म पानी, एक में ठंडा और एक में नॉर्मल। एकदम ठंडे वाले में हाथ डाल के नॉर्मल वाले में डालो तो गर्म लगेगा, और एकदम गर्म वाले पानी में डाल के नॉर्मल वाले में डालो तो ठंडा लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी के जो एटम्स हैं यहाँ पर, वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके पास कितनी एनर्जी है। अगर आपने कोई ऐसी चीज छुआ जिसके पास इससे कम एनर्जी है, तो आपकी बॉडी से हीट ले लेंगे, तो आपको ठंडा लगेगा। और ऐसे में अगर आपने टच किया जो ज्यादा, इससे ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो आपको एनर्जी देंगे, आपको एनर्जी देंगे तो आपको गर्म लगेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड किया? एक मॉलिक्यूल के पास कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो इसलिए अपन बोलते हैं द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। बात समझ में आई? अब बुक के हिसाब से एक बार फटाफट सब कोई बुक ओपन कर लो, आ जाओ इधर ही आओ, अंदर चलो, कल बुक लेके आनी है, चलो। देखो, सबसे पहले अंडरलाइन करो 278 पेज नंबर पे, 278 पेज नंबर पे, द एनर्जी विच फ्लोज
फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड द हीट एनर्जी और सिंपली द हीट। या वो जो बॉक्स है वो ठीक है, और वो बॉक्स जो है उसको टिक कर लो, जो याद करना है, जो कॉपी में नोट डाउन करना है, कल लिख करके आना है, ठीक है? ठीक है, हाँ, नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले हीट का डेफिनेशन, हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। जब भी कोई दो चीज को अगर आप कॉन्टैक्ट में रखोगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसी को अपन बोलते हैं हीट। यही मैं बताया था, बस बुकिश लैंग्वेज में। आपकी जो बुक चलती है ना, उस बुक से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब यूनिट ऑफ हीट, नेक्स्ट क्या है? यूनिट ऑफ हीट। अच्छा, एक और चीज पहले कर लो। पेज नंबर 279 में बॉक्स दिख रहा है बड़ा सा टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर इज अ पैरामीटर व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, that is the degree of hotness and coldness. It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperature are placed in contact. जो टेम्परेचर है वो क्या है बता दिया। देखो मैंने बताया टेम्परेचर क्या है, मेजर करता है किसी भी चीज का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है? और दूसरी बात, और यही इसी से आपको पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है कि भाई हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि अपन को मालूम है ना हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ठीक है? तो आप लोग नोट्स एकदम पूरा इसी तरीके से बनाओगे। सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन व्हाट इज हीट, क्या लिखोगे, है ना? कॉपी में लिखते जाएं अगर अभी लिखना है तो, जल्दी से जल्दी से। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, व्हाट इज हीट, और इसके नीचे लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है? लेकिन लिख दो, क्लियर रहेगा। व्हाट इज हीट ऊपर लिखना और नीचे में डेफिनेशन। जो बॉक्स बताया, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर कौन सा है, 278, वो आप लिख देंगे बॉक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे और यहां पर इस पेज में खाली नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है? दूसरे पेज में पढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट, तो पहले अपन ने एक यूनिट ऑफ हीट बनाई थी कैलोरी। क्या बनाई थी? कैलोरी। आपने सुना भी होगा, इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, उस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, सुना है आपने? वही कैलोरी, यूनिट ऑफ हीट। पहले जमाने में माना जाता था, इधर पहले जमाने में माना जाता था कि हीट अलग है और एनर्जी अलग। नहीं पता था ना कि भाई हीट इज ऑल्सो अ एनर्जी, तो ऐसा माना जाता था हीट अलग और एनर्जी अलग। तो एनर्जी की यूनिट जूल और हीट की एनर्जी कैलोरी। अब 1 कैलोरी कैसे डिफाइन किए थे? देखो 1 कैलोरी कैसे डिफाइन किए थे उस समय। It is the amount of heat that is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. 1 ग्राम पानी का, 1 ग्राम पानी, एक बूंद नहीं, 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही थी उसको बोल दिया 1 कैलोरी। क्या बोल दिया? 1 कैलोरी। अब देखो बुक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, फ्रॉम 13.5 टू 14.5। तुम्हारे में दिया 14.5 टू 15.5, एग्जैक्टली 14.5। देखो इधर देखो, इधर देखो, बुक में जब बोलूंगा तब देखना है ना। 1 ग्राम वाटर को, 1 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर अगर है 14.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। 14.5 से कितना? 15.5। तो इस बॉडी का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, that is from 14.5 to 15.5। लगभग सेम ही रहती है, इसलिए कई बुक में 13.5 टू 14.5 भी दे देता है, लेकिन ठीक है आप अपनी बुक के हिसाब से करोगे। 14.5 से 15 एनर्जी की यूनिट है, वहां कैलोरी यूज कर देते हैं। अरे खाने में एनर्जी होती है ना, आप खाते हो तो उससे एनर्जी मिलती है, तो इसलिए एनर्जी की यूनिट है कैलोरी, तो अपन यूज कर देते हैं, ठीक है? इधर अब इधर देखो क्या हो गया भैया, रख दो घड़ी को पीछे। हाँ जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? क्लियर? यस और नो? एसी को 20 में करो। हाँ अब देखो इधर, टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं रूम का, है ना?
तो क्या करेगा, यहाँ इस रूम के अंदर के एयर्स की जो काइनेटिक एनर्जी उसको खींच के बाहर फेंक देगा, है ना, खाली हीट को खींचेगा और कुछ नहीं। एयर का वाटर, एयर में जो वाटर वेपर्स हैं जिसके कारण आपको गर्मी फील हो रही है, अगर सिर्फ आप वो वाटर वेपर को हटा लोगे तो आपकी गर्मी कम हो जाएगी। इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एक बार एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा कि सर हिली स्टेशन ठंडा क्यों होता है? ये जमीन में आप नीचे हो मान लो, और हिल स्टेशन तो ऐसे ऊपर है, अरे ऐसे थोड़े हाइट में है, तो सन के ज्यादा पास हुए, है ना, तो सर ये ठंडा क्यों होता है, गर्म होना चाहिए। बात सही है। आपको जो यहां गर्मी लग रही है सिर्फ एक चीज के कारण, पानी, एयर में जो वाटर है ना वो आपको फील करा रहा है हीट, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे, अभी मैं इसमें बताऊंगा, 1 ग्राम पानी को वेपर बनने के लिए 540 कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है। कितनी? 540। 1 ग्राम पानी को वेपर बनने के लिए कितनी हीट चाहिए होती है? 540 कैलोरी। इसलिए बोलते हैं स्टीम का जो जला हुआ होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है बॉइलिंग वाटर से। बॉइलिंग वाटर और जो स्टीम से जलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो स्टीम है हर 1 ग्राम के पास कितनी एनर्जी है? 540 कैलोरी। तो जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा, इसलिए ये गर्मी फिर भी सका जा रही है। बारिश के बाद वाली जो गर्मी आती है वो नहीं सकाती है, क्योंकि पूरा ह्यूमिडिटी, इतनी ह्यूमिडिटी, पसीना पसीना, दिन भर पसीना, समझ रहे हो, वो बहुत ज्यादा। अब होता क्या है, हिली स्टेशन में जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे, वाटर वेपर्स तो जनरली नीचे ज्यादा डेंसिटी में रहते हैं, ऊपर जाते जाओगे तो कम होंगे, और यहाँ पर वाटर वेपर बहुत कम हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है, हाइट के साथ साथ ह्यूमिडिटी कम होती है। हाइट के जैसे हम नीचे डिग डाउन करें तो वहां तो वाटर का कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है, हम लोग अर्थ क्रस्ट से थोड़ा सा ऊपर मेंटल में, तो वहां तो कोई वाटर का सोर्स ही नहीं है ना। यहाँ कैसे वाटर नहीं है? यहाँ तो भाई जो यहाँ नहीं, अंदर, हाँ, अर्थ क्रस्ट, अर्थ का मेन मिडिल है ना। अब वहां वाटर का रीजन नहीं है, वहां पर अलग रीजन है, मैटर है, वो कंप्रेशन में है, उस कारण से हीट, वो अलग चीज हो गई। यहाँ से अपन यहाँ और जस्ट माउंटेन के ऊपर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर, और ये भी वन ऑफ द रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, इसलिए ये एरिया क्या रहता है? कोल्ड। चलो अभी पहुंचेंगे अपन उसमें, और डिटेल में भी बात करेंगे अगर हुआ आपके बुक में तो। फिल्टर करके तो कुछ भी पी सकते हो। चलो ये बात समझ में आ गई? भटका देते हो तुम लोग। 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी। अब एक बात और, पहले नहीं मालूम था कि कैलोरी और जूल एक ही है, नहीं पता था, बाद में जाके पता चला कि भाई ये भी हीट की यूनिट और ये भी हीट की, मतलब ये भी एनर्जी की, ये भी एनर्जी की। एक बात बताओ मेरे को, सेंटीमीटर और मीटर दोनों लेंथ की यूनिट है, तो दोनों के बीच रिश्ता है, क्या रिश्ता है? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो अब जब पता चला कि भाई ये दोनों भी सेम ही चीज की यूनिट है, तो इनके बीच में भी तो रिश्ता होना चाहिए, तो वो रिश्ता निकाला गया यूजिंग कैलोरीमीटर। यूजिंग एक कैलोरीमीटर ले लिया एकदम, इसमें क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी गई। क्या सप्लाई किया गया? इसमें थर्मोमीटर ऐसे लगा रहता है, ठीक है, हीट मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं एक डिवाइस है, जिसमें कैलोरीमीटर बस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हीट ना अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। अब उसको अपन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आप देखो 1 डिग्री केल्विन कितना है, 1 केल्विन कितना है, ये निकालना था अपन को, केल्विन और जूल के बीच में रिश्ता निकालना था, ठीक है। इधर सुन लो, केल्विन और जूल के बीच में कोई भी कैलोरी, सॉरी केल्विन बोल रहा हूं मैं बार बार, कैलोरी और जूल के बीच में कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से इनके बीच में रिश्ता निकालते हैं, ठीक है। कोई मैथमेटिकल वो टर्म नहीं है इनके बीच में कि आप कैलोरी और जूल को रिलेट कर पाओ एक्सपेरिमेंटली। तो अपन ने क्या किया, यहां पर पानी ले लिया 14.5 डिग्री सेल्सियस का, और यहां थर्मोमीटर लगा हुआ। अब यहां से अपन ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, देखा जैसे टेम्परेचर 14.5 से 15.5 में आ गया, रुक गए। अब अपन ने माना, अपन ने देखा कि कितनी हीट अपन ने सप्लाई करी, कितनी जूल्स। इलेक्ट्रिसिटी तो अपन जूल्स में नापते हैं, यस और नो? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपन ने जूल्स में नाप ली,
कि कितनी दी, और उससे 1 डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन बोल रहा हूं मैं बार बार, क्यों, 1 कैलोरी बढ़ी। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर वाटर का। 1 ग्राम वाटर ले लिया या जितना भी लिया उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, और उसका तो यही जो टेम्परेचर बढ़ा उसी को अपन क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। अब देखा गया इसका 1 कैलोरी के लिए यहाँ पर ने कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी दी, तो वो लिख निकल के आया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। कितना निकल के आया, 4.18 जूल्स। देख लेता हूं तुम्हारे बुक में कितना, एक्सपेरिमेंटली आया, एक्सपेरिमेंट करके, कोई रिश्ता नहीं है। 4.186 तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, 4.2 हाँ 4.186, जिसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले देते हैं 4.2। तो इसको जनरली अब कैलकुलेशन करते समय अपन क्या ले लेते हैं 4.2 जूल्स, मतलब 4.2 जूल्स मिलाकर के बनता है 1 कैलोरी। क्या बनता है, इज दैट क्लियर, पक्का, सब कुछ समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट आपको अपने थ्योरी में क्या लिखना है, यूनिट ऑफ हीट या डिफाइन यूनिट ऑफ हीट, डिफाइन यूनिट ऑफ हीट। तो इसका आंसर आप लिखोगे क्या, यूनिट ऑफ हीट इज एसआई, वैसे एसआई यूनिट ऑफ हीट तो जूल ही हो जाएगा, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, CALORY कैलोरी, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज अमाउंट of heat required to raise the temperature of body by 1 degree Celsius, that is 1 degree Celsius, that is from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। 1 ग्राम नहीं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज 1 कैलोरी, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, that is from 14.5 to 15.5 degree Celsius। यहां पर दिया हुआ था वैसे तो 278 पेज नंबर में ही ऑलरेडी बॉक्स में। फिर इसके नीचे बस लिख दोगे रिलेशन 1 कैलोरी, रिलेशन बिटवीन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स और 4.2 जूल्स। याद रखना ये रिश्ता, ठीक है, क्लियर। ये रिश्ता कहां से आया, कोई मैथमेटिकल से नहीं आया, एक्सपेरिमेंट किए, देखा रिजल्ट और बता दिए, ठीक है। हजारों बार किए होंगे, लाखों बार किए होंगे एक्सपेरिमेंट, फिर एवरेज निकाल के बताए होंगे वैल्यू। इज दैट क्लियर, हाँ केल्विन नहीं कैलोरी, टेम्परेचर की है, कैलोरी और जूल दोनों एनर्जी की यूनिट है। जनरली हीट के लिए अपन यूज करते हैं कैलोरी और नॉर्मल एनर्जी बाकी के लिए यूज करते हैं जूल्स, बट है सेम, कैलोरी और जूल आर इंटरकन्वर्टेबल। इज दैट क्लियर, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 278 पूरा हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ये भी समझा दिया पूरा। अरे टेम्परेचर क्या है, एक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसकी वजह से अपन को क्या पता चलता है कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी। तो इसके बाद आप लिखोगे 279 पेज नंबर का, इसके बाद लिखोगे क्वेश्चन व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर, और इसका कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर कोई चीज वो है कि किस चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पैरामीटर हो गया। एक पैरामीटर है मतलब कि एक क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, एक कोई ऐसी चीज है जिससे आप कोई चीज को नाप रहे हो या किसी से कोई चीज को जज कर रहे हो, तो एक पैरामीटर है वो, ठीक है, मेजर ऑफ बोल सकते हो। तो व्हाट इज टेम्परेचर, इसका डेफिनेशन लिखोगे फ्रॉम द बॉक्स पेज नंबर 279। तो अभी तो वैसे भी तुम लोग मैथ्स की कॉपी में कर रहे हो, इसको यहां से फाड़ देना, कल मैथ्स की कॉपी में नहीं मिलना चाहिए, और फिजिक्स की कॉपी में कल पूरा फिजिक्स नहीं पूरा साइंस एक, पूरा मैथ्स एक और पूरा साइंस एक, उसमें मिलना चाहिए पूरा। ऐसे
व्हाट इज हीट डेफिनेशन लिखा हुआ, फिर व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट कैलोरी उसका डेफिनेशन, व्हाट इज टेम्परेचर, और ये बॉक्स वाला, ठीक है। हाँ क्योंकि अभी मैं यहाँ लिखवा नहीं रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पूरा इज्जत से लिखवाता तो यही लिखना था, फिर घर जाके रफ फेयर नहीं करना था, है ना। चलो नहीं, अब यहाँ पर तो मैं खाली ये लिखवा रहा हूँ ना क्या क्या लिखना है, तो ये तो रफ में ही लिखना। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखो इधर देखो, इधर देखो, जो बोलूंगा वो लिखना है, बाकी खाली ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेशन को देना है पूरा, है ना। यूनिट ऑफ टेम्परेचर आपको मालूम है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बचपन से नहीं पढ़ रहे हो, सीबीएसई वाले पढ़ रहे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, गजब हो गया। बचपन से नहीं, 6-7 क्लास। देखो बाकी रिलेशन तो अभी आपके में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। तो बस ये याद रखना, कितना भी अगर केल्विन है उसमें अगर आप ऐड कर दोगे 273.15 होता है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली क्या ऐड कर देते हैं 27, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट लिख देता हूँ 0.15, तो आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, सॉरी उल्टा कर दिया, डिग्री सेल्सियस में 0 केल्विन मतलब -2, हाँ अरे एक सेकंड, 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अपन को क्या रिश्ता चाहिए, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिश्ता चाहिए। तो कौन सी बड़ी क्वांटिटी हुई, केल्विन बड़ी क्वांटिटी हुई, अरे अरे ये बड़ी क्वांटिटी हुई ना, इसमें 0 दिखा रहा है और उसमें क्या दिखा रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मेरे को केल्विन निकालना है तो मैं खाली क्या करूंगा, डिग्री सेल्सियस में प्लस कर दूंगा 273.15। तो देखो जैसे अगर डिग्री सेल्सियस है -273 प्लस 273 कितना आ गया 0, तो केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस में आप क्या कर दोगे प्लस 273.15, तो आपका क्या आ जाएगा केल्विन। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब ओके, 0 केल्विन, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन मतलब भाई आपने सारी एनर्जी निकाल ली, वाइब्रेशनल एनर्जी, अब और उससे ज्यादा एनर्जी नहीं निकल सकती। कभी भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसमें प्लस 273 कर दो, आपका क्या आ जाएगा केल्विन। जैसे अगर मैं बोलूं 30 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, तो आप क्या कर दोगे 30 प्लस 273 कितना हो जाएगा 303 केल्विन। तो 30 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 303 केल्विन। इज दैट क्लियर, बस आपको ऐड कर देना है 273। 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको कन्वर्ट किए किसमें केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बस ऐड कर दो 273। इज दैट क्लियर। चलो अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट ऑब्जर्व करेगा उसके ऊपर कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर ये तो हाँ मैं उसमें लिखवा देता हूँ, एक पेज तो ये हो गया भर गया पूरा, है ना, इसी को इसी पेज में लिख देते हैं ऊपर करके इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर लिख दिया, डिग्री सेल्सियस केल्विन एंड रिलेशन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेशन। खाली कॉपी में यही लिखो कि भाई घर जाके लिखना क्या है, ठीक है बस। आगे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको जानना है। चलो जल्दी से, अभी तक अपन एक पेज भी कंप्लीट नहीं किए हैं। कितना पेज है टोटल, 7 पेज है अभी इसमें, ए पार्ट में है ना। चलो इधर देखो जल्दी से। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो कौन कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला हीट को अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यू। हीट को किससे डिनोट करते हैं, क्यू। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास,
अपन ने क्या देखा, जितने ज्यादा बच्चे होंगे टोटल मार्क्स उतना ज्यादा होगा। अरे यस और नो? तो जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा एटम्स होंगे। अरे खुद बताओ ना, अगर 1 ग्राम प्लास्टिक में मान लो 10 अरब पार्टिकल्स हैं, तो 20 ग्राम पार्टिकल में कितने होंगे? 20 अरब, डबल हो जाएंगे ना। यस और नो? तो अपन ने सबसे पहली बात देखी, जो हीट कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? उसके मास के ऊपर। एग्जांपल सोचो खुद से, अगर मैं एक इतना छोटा सा बॉल, लोहे का छर्रा को गर्म करूं हीट में, तुरंत गर्म हो जाएगा? और इतने बड़े बॉल को करना हो तो, लोहे के बॉल को, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब जितना ज्यादा मास, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में अपन को उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अरे आपका जो गैस है वो तो एक टाइम में फिक्स हीट दे रहा है ना, मान लो 1000 जूल पर सेकंड दे रहा है, तो छोटे से बॉल को कम हीट चाहिए थी, मास कम था, तो तुरंत उसको 1000 जूल मिल गया पर सेकंड। बट बड़े बॉल को बहुत ज्यादा हीट चाहिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि हीट तो बराबर आ रही है 1000 जूल पर सेकंड, तो 2000, 3000, 4000, उसको जितना ज्यादा हीट चाहिए होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, हीट 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 हीट, ठीक है। तो हीट, ये कॉमन सेंस समझ में आया? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब अपन को लगेगा और वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आई? दूसरा फैक्टर, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे पानी कोई ले लें, इधर अगर H2O कोई ले लें, है ना, तो अगर आप सिर्फ H2O कोई लोगे तो हाँ, अगर आप पानी कोई लोगे तो अगर वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए होता है? 1 कैलोरी। कितना लगता है? 1 कैलोरी। वहीं पर अगर मैं स्टीम या आइस की बात करूं, वाटर ही है लेकिन कौन से फेज में है, सॉलिड या फिर गैस, तो उसको लगता है 1/2 कैलोरी। कितना लगता है? 1/2। तो अलग अलग मटेरियल को, लोहा को का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग अमाउंट ऑफ हीट लग सकता है, अलग मटेरियल के लिए अलग लग सकता है। तो उसको अपन डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। किससे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीबीएसई में, सीबीएसई नहीं, सीजी बोर्ड में ऐसे दिया रहता है, तुम्हारे बुक में स्मॉल सी से दिया हुआ है। किससे दिया हुआ है? स्मॉल सी। ठीक है, इधर। और एक और फैक्टर है हीट जिसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, अब खुद बताओ, इधर मान लो पानी है, इधर खड़े हो जाओ, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाँ, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, पानी है, 1 किलो पानी है। अब इसका टेम्परेचर आपको बस 0 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कम हीट एब्जॉर्ब होगा, बट 0 से 100 लेके जाना है तो उबालना है पूरा, तो ज्यादा हीट लगेगा ना। तो एक और किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है? टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, नॉट टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, कि किसी ऑब्जेक्ट का कितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज करना होगा उतना ज्यादा हीट लगेगा या उतना ज्यादा हीट ये ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा। यस और नो? यस और नो? तो इन तीनों को मिला करके फॉर्मूला बन जाता है कि हीट का, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। लिख लो, क्या बन जाता है? ms डेल्टा T। अब इधर इधर नहीं, रुको रुको रुको, क्या लिखना है? क्या लिखना है ना? S स्पेसिफिक, सॉरी C, तुम्हारे बुक में C है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल C है। ठीक है, अरे S की आदत हो गई है, सीजी बोर्ड में पढ़ाया था ना तो S था। ठीक है, मटेरियल, हर ऑब्जेक्ट जरूरी तो नहीं है कि सेम टेम्परेचर, सेम हीट एब्जॉर्ब करे। पानी अलग कर सकता है, लोहा अलग कर सकता है। खुद सोचो, पानी को गर्म करना है और लोहे को गर्म करना है, क्या बराबर हीट लगेगी क्या दोनों में? बराबर ले लो, 1 ग्राम ये 1 ग्राम ये, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, लेकिन दोनों को अलग अलग हीट लगेगी। तो मटेरियल कि आप किस चीज को गर्म कर रहे हो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, है ना। तो उसको इसलिए अपन क्या बोलते रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये सी से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बुक की तरफ देखो, अब देखो बुक की तरफ 11.3 पेज नंबर 279, ऑनलाइन भी
पेज नंबर 279 11.3 कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला में देखो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दिख रहा है? अरे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M दिख रहा है। दूसरा क्या है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, दिख रहा है? और तीसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरा, ये 3 पॉइंट है बुक में। इधर देखो, आपकी बुक से पढ़ा रहा हूं, आईसीएससी की बुक से, है ना? लाइन वाइज लाइज जा रहे हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं। तो पब्लिशर कौन है? सेलिना पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो सबसे पहला क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकंड में दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, और थर्ड में दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। तो अब अपन को जानना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब आपको नोट्स में कैसे करना है? इधर 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 पूरा कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ ये नोट्स बनाते जा रहे हो, आप लोग घर में जाके बनाओगे। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, है ना? तो अब इसमें इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखोगे, देखो ये इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को रीड करोगे और एक लाइन में लिखोगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो रीड करोगे इसको, क्या करोगे? इसको रीड करोगे डायरेक्ट एक लाइन, इसको रीड करोगे एक लाइन, इसको रीड करोगे एक लाइन, तो तीनों फैक्टर्स लिखा जाएंगे। चलो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? ये टेबल लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। क्या लिखोगे? डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, पूरा टेबल बनाओगे इसके बाद इसमें। तो देखो ये नोट्स आपके ऐसे हो जाएंगे, दोबारा बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, बट अभी नोट्स बनाते समय एक बार बुक रीड करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। और अगर ऐसे कोई छोटा मोटा कुछ चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है, उसको अंडरलाइन करना, कल मेरे से पूछना, है ना? या यूट्यूब में अगर कोई देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे, ठीक है? क्लियर है? चलो, तो अब हीट और टेम्परेचर के बीच में जो इसमें डिफरेंस दिए हुए हैं वो बता दूं। हीट क्या है? टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वही टेम्परेचर क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है? हीट क्या है? द एनर्जी दैट flows from higher temperature to lower temperature is called heat. Whereas temperature क्या है? Degree of measure of hotness and coldness, ठीक है? हीट का ऐसा यूनिट क्या है? कैलोरी। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट? केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट? केल्विन, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, हीट को किससे नाप सकते हैं? कैलोरीमीटर से। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से। यस और नो? अरे जो ये जिसमें डिफरेंस दिए हुए हैं वही बता रहा हूं। एक और बात, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम हीट है दोनों के पास, ध्यान से सुनो, अगर दो ऑब्जेक्ट के पास सेम हीट है तब भी उनका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। और अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका टेम्परेचर सेम है तब भी उनका हीट अलग अलग हो सकता है। अरे बताया तो था स्टार्टिंग में, ये क्लास में 100 लोग हैं, उस क्लास में 10 लोग हैं। अगर मान लो टोटल मार्क्स दोनों के बराबर हो सकते हैं, टेम्परेचर अलग हो सकता है एक एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। अब दोनों में हीट आपने बराबर कर दी, मतलब इसमें हर एक मॉलिक्यूल के पास ज्यादा होना पड़ेगा, यस और नो? तो फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर और हीट का डायरेक्ट रिश्ता कुछ नहीं, मैं बोला ना, टोटल एनर्जी को हीट बोल दिए, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को टेम्परेचर बोल दिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो, तो फिर उसके बाद एक और क्या बोला है? अगर दो, हाँ, एक और लास्ट में क्या बोला है? इधर इधर सुनो, इधर सुनो। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, कोई दो ऑब्जेक्ट को अगर आपने टच कर दिया, मान लो इसके पास हीट थी Q1, इसके पास हीट थी Q2, तो लास्ट में भी टोटल हीट कितनी होगी? Q1 प्लस Q2, ठीक है? क्योंकि हीट इज एनर्जी दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी तक के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, हीट कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना? खैर उसमें नहीं जा रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में, है ना? अभी तक की फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? Is that clear?
और हाँ, ये तो हीट के लिए हो गया। टेम्परेचर वाले में क्या बोला है कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर T1 और T2 था, इसको अगर आप टच करोगे तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 और T2 के बीच का ही होगा। मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट है 20 डिग्री सेल्सियस, एक ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री सेल्सियस, जब आप इन दोनों को बहुत देर तक टच करके रखोगे तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 20 और 30 के बीच में ही कुछ ना कुछ होगा। 22 हो सकता है, 22.5 हो सकता है, 28 हो सकता है, 27 हो सकता है। समझ में आ रहा है? हीट के साथ नहीं है, हीट का सम टोटल होगा, है ना। हीट तो क्या है, किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करेंगे। पानी ले लो, 1 किलो पानी ले लो, 1 kg ऑफ वाटर, उसको 20 डिग्री सेल्सियस में रखो, और एक 1 kg वाटर ले लो, उसको 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करके रखो, दोनों को मिला दो और फाइनल टेम्परेचर को चेक कर लो। फाइनल टेम्परेचर आपका 20 और 100 के बीच में पाएगा, इसका टोटल हीट। अब एक बात बताओ, इसका क्या है? आप बोलोगे मान लो एक इंजन है या कोई चीज है, कोई भी चीज है, मान लो इस रूम से हीट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये एक एसी है, इसने रूम से हीट खींची 20 जूल्स की, कितनी खींची? और इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी खींची 30 जूल्स की। एनर्जी कैन नेदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस जो बाहर एनर्जी फेंकेगा वो कितनी एनर्जी फेंकेगा? 50 जूल्स। तो टोटल एनर्जी जो है वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो जब भी आपने दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट को अगर आपस में टच किया है तो जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हो गया? पेज नंबर 280 में दिया हुआ है ये टेबल जो लिखना है। इज दैट क्लियर? ये देखो मैं बताते जा रहा हूं कि क्या क्या लिखना है। आप कल अगर नहीं मिला तो मेरे को सोचे रहना, फिर तुम लोग क्या हालत होगी तुम लोग की, है ना। लाइन से सबसे पहले व्हाट इज हीट, डेफिनेशन कहां है बता दिया। व्हाट इज यूनिट ऑफ हीट, डेफिनेशन तो लिखवा दिया। व्हाट इज टेम्परेचर, डेफिनेशन। फिर व्हाट इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड रिलेशन। फिर फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। कॉपी में कल ये सब चीज चाहिए मेरे को पूरा का पूरा। नहीं मिला तो कल सोचे रहना कितने बार उठक बैठक, कितने बार एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। दूंगा एक तो पूरी बुक दिन भर पढ़ते रहो बस। सर नहीं हो पाएगा सर, वो समर वेकेशन चल रहा है सर। समर वेकेशन में क्या धूप में कहीं बाहर तो निकलना नहीं है सर, तो गेम तो खेलना है। क्या? मोबाइल वोबाइल तो दूर रखो, बंद करके रख दो। फोन तो यूज ही नहीं करना चाहिए गर्मी छुट्टी में। क्या काम है फोन का तुम लोग को? 10th क्लास के हो, हाँ। फोन स्विच ऑफ करो, वापस दे दो पेरेंट्स को। सर अगर ये कर दे फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों जीना मुश्किल हो जाएगा? चैन भरी जिंदगी हो जाएगी। नहीं होगी सर। हो जाएगी सर। चलो अब हीट कैपेसिटी और थर्मल हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? ध्यान से सुनो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी अलग अलग चीजें हैं। इधर 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 पूरा कंसंट्रेशन यहाँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं और हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। अंतर है खाली स्मॉल और कैपिटल का। कैलोरी को भी सी से डिनोट करते हैं। यही चीज फिजिक्स से अच्छी लगती है। चलो, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगता है तुम लोगों को, क्या बोले? हाँ, पढ़ाई मत करो ना, हटा दो सब। चलो चलो इधर देखो, एक है अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा देखेंगे यहाँ पर, है ना। बुक में भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड में। एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक है हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना भी मास हो, बस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब मैं मास फिक्स कर दिया, मतलब ये ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी। तो अब मेरे को 1 ग्राम बोलने की जरूरत नहीं है, टोटल ये पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितनी हीट लगेगी। अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मेरे को 30 जूल की एनर्जी लग रही है, 30 कैलोरी लग रही है, तो 30 कैलोरी हो जाएगा हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई? बट मैं बोलूं इसके 1 ग्राम को, इसके
1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब खुद बताओ मेरे को कि अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्यों हीट चाहिए, तो अगर m मास है, m ग्राम है और टोटल डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी? 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट है उसको अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो मतलब अगर 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो सी हीट लगेगी, यस और नो? तो 1 ग्राम के लिए अगर सी लग रही है तो m ग्राम के लिए कितनी लगेगी? m इंटू सी। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए m इंटू सी लग रही थी, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी लगेगी? इंटू डेल्टा टी। तो इसीलिए टोटल हीट का जो फॉर्मूला है वो है m c डेल्टा टी, जो भी लिखवाया मैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, खाली क्या दिया हुआ है? हीट कैपेसिटी, मतलब पूरा मास के बारे में दिया है, टोटल मास का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी? कैपिटल सी। तो आपको कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? डेल्टा टी। तो ये आ गया क्यू। मतलब याद रखना, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो मास और डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई करोगे, और अगर स्पेसिफिक खाली हीट कैपेसिटी दी है तो मास तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? डेल्टा टी। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपन ने क्या डिफाइन किया? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास बाई 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? इधर देखो, अगर आप कभी भी ये बोल रहे हो कि 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो वो क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन आप 1 ग्राम नहीं बोल रहे हो, टोटल ऑब्जेक्ट का, फुल बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो वो उस हीट को आप क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या बोल रहा है? पूरे ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए सी टेम्परेचर चाहिए, सी हीट चाहिए, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना लगेगा? सी इंटू डेल्टा टी, आ गया हीट। बट यहां पर 1 ग्राम बोला था, इसलिए अपन ने मास से भी मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू बाई एम डेल्टा टी, और हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्यू बाई डेल्टा टी। अब दोनों की अगर यूनिट की बात करें तो हीट की यूनिट ऐसा यूनिट में बात करें तो जूल में लिखेंगे, नहीं तो आप कैलोरी में भी लिख सकते हो। तो वन ऑफ द यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या पर डिग्री केल्विन एक ही है। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा केल्विन में, उतना ही चेंज इन टेम्परेचर होगा सेल्सियस में। इज दैट क्लियर? अगर मैं बोलूं 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, 10 का चेंज हुआ, तो केल्विन में भी कितना चेंज होगा? 10 का। और अगर ऐसा यूनिट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गई ऐसा यूनिट, जूल्स। हाँ, सब दिया है बुक में, ठीक है? तो ये अभी लिखवाऊंगा भी कौन कौन से पेज में दिया, ताकि तुम लोग घर जाके नोट्स बना पाओ। इज दैट क्लियर? और अभी मैं यहाँ पर नोट्स अगर एक एक लाइन बाय लाइन लिखवाने लग गया तो हो गया, है ना? कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं हीट रिक्वायर्ड और तुम लोग लिख रहे हो धीरे धीरे। तो इसलिए मैं आपके बुक से पढ़ा रहा हूं, आपके बुक के सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, लाइन वाइज पढ़ा रहा हूं, है ना? ताकि आप घर जाके नोट्स बना पाओ, और क्या क्या नोट्स में लिखना है ये भी बता रहा हूं। और सारा चीज तो बुक में दिया हुआ है, तो अगर कोई ऐसा चीज है जो बुक में नहीं दिया है, मैं अपने मन से डेफिनेशन इजी करके बता रहा हूं, तो वो आप लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा, है ना? वो तो मैं नोट डाउन कराऊंगा। इज दैट क्लियर? चलो, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी? 1 ग्राम की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या है? बस टोटल ऑब्जेक्ट की 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट अपॉन मास डेल्टा टी, और हीट कैपेसिटी होती है हीट अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट हो गई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। याद रखना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट को कितनी हीट रिक्वायर्ड है, तो कितना टेम्परेचर आप बदल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्या हो गया आज? रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं है तुम्हारा बिल्कुल भी। ईशान, लेके आ जाया करो, एक एप्पल रख लिया करो, बनाना रख लिया करो बैग में, ठीक है? जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ऐसा यूनिट हो गया। वैसे जो कॉमन यूनिट अपन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में भी लिखेंगे, या पर डिग्री पर केल्विन में भी लिखेंगे, ठीक है? पर केल्विन, डिग्री सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, बात सेम है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी?
जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, याद रहेगा। आप देखो ये सब बुक में कहां लिखा हुआ है मैं बता दे रहा हूं, पेज नंबर, हाँ देखो हीट कैपेसिटी दी हुई है पेज नंबर 280 में। हीट कैपेसिटी ऐसा यूनिट भी दिया हुआ है, देखो जूल, हीट कैपेसिटी की जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। सी के ऊपर -1 का मतलब क्या है, अपॉन, ऐसे दिया हुआ है। जूल पर केल्विन को जूल केल्विन इनवर्स या फिर जूल सेल्सियस इनवर्स, सेल्सियस इनवर्स मतलब अपॉन, बात समझ में आई। जूल पर केल्विन ही है वो। 1/c को क्या लिखते हैं, c की पावर -1, 1/x को क्या लिखते हैं, x की पावर -1, तो उस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन लिखोगे, बुक में दी हुई है पेज नंबर 280 में। सब कोई को पेज नंबर 280 में बॉक्स में लिखा हुआ है व्हाट इज हीट कैपेसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेस करना है 1 डिग्री सेल्सियस तो उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, डिनोटेड बाई सी डैश, डिनोटेड बाई सी डैश, कैपिटल सी डैश, थोड़ा चलो अलग कर दिया, ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी डैश, है ना। कैलोरी को स्मॉल सी से कर देगी, कैपिटल सी से, कैलोरी को कैपिटल सी से। कैलोरी में CAL लिखते हैं, CAL, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारे बुक में CAL लिखा हुआ है, ठीक है, कैलोरी के लिए। चलो ठीक है, पेज नंबर 280 में बॉक्स है व्हाट इज हीट कैपेसिटी, वो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी लिखेंगे और वो फॉर्मूला लिखेंगे, C डैश इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 281, पेंसिल से टिक करते जाएंगे क्या क्या लिखना है, तुम तो लिखते जाओ कॉपी में क्या क्या लिखना है ना। फिर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन देखो नीचे में है, हाँ फोर्थ बॉक्स, ऊपर से फोर्थ बॉक्स, पेज नंबर 281 में फोर्थ बॉक्स, ठीक है, वो लिखेंगे। और उसके ऊपर जो थर्ड बॉक्स है उसका वो लिखेंगे फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T, जो मैंने बोर्ड में लिखा है वो वाला। फिर उसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट नेक्स्ट है, नेक्स्ट बॉक्स, नेक्स्ट लाइन में बॉक्स जो है, नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर इज, अच्छा नहीं कॉपर की, सॉरी वो नहीं हटाओ ना, यूनिट ऑफ कहां लिखा हुआ है, ये यूनिट ऊपर ही लिखा हुआ है उसके, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या ऐसा यूनिट उसके ऊपर लिखा हुआ है जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये लिखा हुआ है, ये लिखेंगे पूरा। और अदर यूनिट में लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ये तीन चीज गोला कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पहुंच गए अपन यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी और कैपिटल सी में रिश्ता। समझ में आया अभी तक सब चीज? आया? पक्का? चलो 58 मिनट्स में अपन ने इतना पढ़ा, आगे कौन सा इक्वेशन नहीं आया? ये जो आप इक्वेशन बना है ना, चेंजिंग टेंपरेचर और ये वाला, ये C क्या है, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। 1 ग्राम के लिए अगर C एनर्जी है तो 10 ग्राम के लिए कितनी होगी, 10C। तो M ग्राम के लिए M इंटू C, यस और नो। चलो अब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए M मास का कितना हीट लगेगा, M इंटू C। अब एक बात बताओ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतना हीट लग रहा है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इंटू 10, तो डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इंटू डेल्टा T। बस वो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे तीनों, उसी से तो लिखे हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। और यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टोटल ऑब्जेक्ट का C एनर्जी लगेगा, तो डेल्टा T बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, इंटू डेल्टा T। कॉमन सेंस, कहीं से नहीं आया है, कोई डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट अपन ने देखा, अच्छा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, तो डेल्टा T के लिए कितना लगेगा, डेल्टा T इंटू दिस। बात समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट अपन ने डेफिनेशन के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से ये लिखा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो आगे, अब स्मॉल सी
और कैपिटल सी डैश के बीच में The question रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ। question हम लोग लिखे थे heat और temperature भी difference हुआ, क्या लिखा था? वो उसके अंदर तो ये बॉक्स लिखना है, बताया तो। उसके बाद उसके बाद अगला क्वेश्चन बताया तो, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, लो 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 लो, बिल्कुल सही। ये हो गया डिफरेंस। इस डिफरेंस के बाद लिखेंगे हीट कैपेसिटी सी डैश विथ यूनिट। सर आप ये वाला पार्ट डालेंगे अपने वीडियो में, कौन सा? हाँ ये वाला पार्ट हाँ। तो देखिए। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी विथ यूनिट। ठीक है, लाइन बाय लाइन ये लिखते जाना। और अगर आज आपने एक बार बुक को रीड करते करते ये नोट्स बनाया, मतलब मैंने तो आपको खाली बॉक्स लिखने बोला, लेकिन पेंसिल लेके एक बार नॉवेल जैसे रीड कर ली, अगर आपने कुछ अगर नहीं समझ में आया उसको गोला कर लिया और कल मेरे से पूछ लिया, तो ये चैप्टर आपको सीधे 2-3 महीने बाद एक बार रिवाइज करना, उसके बाद एग्जाम में आपको पूरा याद रहेगा। और रिवीजन के लिए आपके पास ये नोट्स रहेंगे, जो आप अभी मेहनत करोगे गर्मी छुट्टी में, जहां लोग टाइम पास कर रहे हैं वहां आप मेहनत कर रहे हो, बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो सूरजपुर के बोर्ड में आपकी फोटो लगवाऊंगा, सूरजपुर में कहीं पर बोर्ड में आपकी फोटो लगवाऊंगा। स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सर आईसीएसई बोर्ड में कुछ डिस्काउंट, सर आईसीएसई बोर्ड की या आईसीएसई बोर्ड में अगर आपका 85 से ऊपर परसेंटेज आता है तो, हाँ बस वो आ जाएगा, वो उसका तो आ जाएगा। और सीबीएसई में 90-92 का है वो। सीबीएसई सर उसका 99 रखिए। ठीक है सर, मैं आपको मैसेज करूंगा। सीबीएसई में तो 85 के ऊपर लाना है बोर्ड में। भैया पिछले साल के आपके बुक में 90 92 हुआ पर लिखा हुआ है। अभी जो पिछले साल माही थी सीजी बोर्ड की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक लाई है, मैथ्स में 98 मार्क्स। कौन सर कौन? माही लास्ट ईयर 10th में एक बच्ची थी यहाँ कोचिंग में, सर इस बार पूरे सीजी बोर्ड में पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8th रैंक है, और परसेंटेज 94 या 95 है, और मैथ्स में 98 मार्क्स, एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 95 मार्क्स। चलो आगे 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 आगे। तो अभी अब रिजल्ट भेजिए, अब उसको बोला हूँ फोटो भेजो अपनी, आज एक पोस्टर बना के तो शेयर करूंगा हर जगह, और बाद में अब सीजी बोर्ड का भी रिजल्ट, सीबीएसई का भी रिजल्ट आ जाता है, फिर एक साथ लगाएंगे बोर्ड। चलो आगे, ये समझ में आ रहा है क्या क्या लिखना है नोट्स में? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, आगे। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इधर देखो इधर देखो, यहां क्या फॉर्मूला था? Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और यहां तक Q इज इक्वल टू कैपिटल सी डेल्टा टी। अगर कंपेयर करो तो ये और ये सेम है, Q इज इक्वल टू दिस इंटू डेल्टा टी, Q इज, तो बस ये रिश्ता हो गया, M इंटू स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी, आ गया रिश्ता। अरे देखो ना, Q बाई डेल्टा टी करो और यहाँ Q बाई डेल्टा टी करो, तो यहाँ Q बाई डेल्टा टी किसके बराबर है? M इंटू सी, और यहाँ Q बाई डेल्टा टी किसके बराबर है? C डैश। तो Q बाई डेल्टा टी इक्वल है, तो M इंटू सी C डैश के बराबर। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर आप ऐसा बोलो हीट कैपेसिटी को अगर आप मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको लिख लो कि कॉपी में लिखना है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट जो वहां आपको लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है? रिलेशन बिटवीन, खाली रिलेशन लिखना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो बना देना, दो बॉक्स बना के, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और बहुत अच्छे से साफ सुथरा अच्छे हैंडराइटिंग से नोट्स बनाएंगे, ताकि मैं जेरोक्स करके रख लूं अगले साल वालों के लिए, अगले साल उनको बांट दूंगा प्रिंट करके। सर हमारी मेहनत उनके पास क्यों जाएगी? साला आईसीएसई वाले चीटिंग है सर। सर हम लोग नोट चाहिए, हम लोग बनाए फल वो खाएं। वाह, फिर भी तो अगले साल बुक्स हमारी किसी और के पास जाती है, या तो हमारी बहन भाई के पास या किसी और के पास।
इनके पास जाते उनको नोट्स दो ना, सबको क्या बांटना है। हाँ ये बात है। हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बस खत्म होने वाला है ये पार्ट ए है ना। पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है क्या, देखो तो नहीं है, पार्ट बी तक है। पार्ट बी तक है कि पार्ट सी भी है, देखो जल्दी से देखो। तो आज एक वीडियो बन जाएगा पार्ट ए, कल एक वीडियो बन जाएगा पार्ट बी, 2 वीडियो में कैलोरीमेट्री खत्म। क्या शेयर करोगे अपने 10-10 दोस्तों को कम से कम ये वीडियो? यस सर, इंस्टाग्राम में डाल देंगे जो देखा वो सर, इंस्टाग्राम में लिंक डाल देंगे जो देखा वो देखा। तो मेरा यूट्यूब का ये वीडियो का लिंक शेयर कर देना, है ना। हर व्हाट्सएप ग्रुप जितने हैं तुम्हारे स्टेटस में डाल देना, ठीक है। कम से कम 5 से 10 व्यूज तो आ जाए। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ ऑनलाइन भी अगर पसंद आए तो कमेंट में कुछ रिप्लाई कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आगे बने रहना, है ना। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस जो आपको रटना है। अब हर देखो इधर 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 अपन ने क्या बोला, हर मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए अलग अलग हीट चाहिए होती है। तो हर मटेरियल का आप याद नहीं रख सकते, टेबल दिया हुआ है आपको, है ना। ये पेज नंबर 282 में टेबल बना हुआ है, देखो ये लेड का स्पेसिफिक हीट कितना है ना। तो 130 जूल पर केजी पर केल्विन, मतलब अगर 1 केजी जूल है लेड है, सॉरी, है ना। अगर 1 केजी क्या है लेड, उसका 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 130 जूल। वहीं पर वाटर की देखो, वाटर का देखो, वाटर का 1 किलो वाटर का 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 4180 जूल्स। समझ में आ रहा है? केल्विन और कैलोरी सेम नहीं होता है, चेंज इन कैलोरी और चेंज इन केल्विन इक्वल आएगा हमेशा। देखो इधर देखो कैसे, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस कितना है, 303 केल्विन, यस और नो। और अगर मैं बोलूं 40 डिग्री सेल्सियस तो ये कितना हो जाएगा, 313 केल्विन। इसका भी चेंज निकालोगे तो 10 आएगा, इसका भी चेंज निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो चेंज इन केल्विन बोलो या चेंज इन डिग्री सेल्सियस बोलो, वो सेम आएगा। केल्विन और सेल्सियस सेम नहीं है, ऐसा मैंने नहीं बोला, ये पाप का घड़ा मेरे ऊपर मत छोड़ना। मैंने क्या बोला, चेंज इन केल्विन और चेंज इन डिग्री सेल्सियस वो सेम होता है। बात समझ में आया? इक्वल होता है, सेम भी नहीं होता, इक्वल होता है। सेम का मतलब तो एग्जैक्टली सेम हो गया, इक्वल होता है, ठीक है। चेंज इन डिग्री सेल्सियस और चेंज इन केल्विन की वैल्यूज इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो तो आपको जो चीज रटनी है, अब क्या सर ये पूरा टेबल रटना है, ना 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 ना, है ना। आपको सिर्फ क्या रटना है मैं बता रहा हूं, अभी लिख लेना कॉपी में। देखो इधर इधर, specific heat of water is 1 calorie per gram per degree Celsius, ठीक है। Specific heat of ice is half calorie per gram per degree Celsius. Specific, अच्छा तुम्हारे में सी लिखा है, मैं एस क्यों लिख रहा हूं? अरे तुम्हारे में सी दिया है ना, स्मॉल सी। हाँ सीबीएसई में तो है ही नहीं चैप्टर ये, सीबीएसई में तो टोटल 4 चैप्टर हैं फिजिक्स में। लाइट, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, बस। टोटल साइंस में 12 चैप्टर हैं। सर मेरी एक बात सुनिए सर, सीबीएसई वालों को इतना कम सिलेबस मिलता है तो भी उन लोग मार्क्स नहीं ला पाते। हाँ सही बात है, एकदम करेक्ट। सी ऑफ एक बार एग्जाम दे देंगे लोग, इसका आईसीएसई का पता चलेगा। फिर भी तुम्हारे एक एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40-40 बच्चे हैं, और 5-5 सेक्शन है, मतलब हर क्लास में 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब 200 बच्चे, मतलब 12 सेक्शन में मिला लोगे तो 2500 बच्चे हो गए। कॉर्नर में 3000 से कम बच्चे नहीं होंगे मेरे को लग रहा है, नहीं 2500 से कम, क्यों 2500 बच्चे तो होंगे ही होंगे। That 2500 students choose to work hard, not like CBSE and CG, and you are among them, so be proud.
सर ऐसा प्राउड भी क्या प्राउड, ये सब फेल होने के कगार पे आ जाए। नहीं फेल क्यों हो गए भैया, पढ़ाई कर रहे हो, गर्मी छुट्टी में लोग सो रहे हैं, तुम सुबह उठ के पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पर। चलो भाई वीडियो यूट्यूब में जाएगा, क्यों बकवास करा रहे हो मेरे से तुम लोग। चलो ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो अलग है और आप जो दिखा रहे हो तो अलग दिखा रही है। यहाँ तो 1 लिखा है वाटर का 1, हाँ कैलोरी पर ग्राम में देखो 1 लिखा है वाटर का, तो आप भी तो और आइस का हाफ, और स्टीम का नहीं दिया है, टीम का स्टीम का। अरे बुक में ये टेबल देखो, टेबल में देखो आइस का दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, और वाटर का दिया हुआ है 1, ठीक है, और स्टीम का नहीं दिया हुआ है, स्टीम का भी लिख लेना हाफ। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सर केरोसिन ऑयल क्या होता है? कैरोसिन ऑयल, लिक्विड है। हाँ, एल्यूमिनियम, ग्लास, आयरन, सर 2 ही याद करना ना हम लोग को, क्या 3 बस, ये 3 स्टीम नहीं दिया तो? लगभग थोड़ा सा अंतर है। सी वाटर मतलब नमक वाला पानी भैया, समुद्र का पानी सी वाटर, देखने वाला पानी नहीं, सी वाटर है ना, SEE नहीं, SEA। चलो सर ये लिख लें क्या? चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ ठीक है, ये रिलेशन लिख लिए, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है स्मॉल सी फॉर वाटर, आइस एंड स्टीम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है कॉपी में, व्हाट इज कैलोरी मीटर, व्हाट इज कैलोरी मीटर, व्हाट इज कैलोरी मीटर। और इसका आंसर है आपका फर्स्ट 3 लाइन इन पेज नंबर 282, फर्स्ट 3 लाइन पेज 282, फर्स्ट 3 लाइन्स आफ्टर कैलोरीमीटर, ठीक है। देखो पेज नंबर 282, अ कैलोरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक वेसल है, कंटेनर है, which is used to measure the amount of heat gained or lost by a body when it is mixed with another body or substance। जब एक चीज को दूसरे चीज से मिला रहे हो तो किसी भी चीज ने कितनी हीट लॉस करी या गेन करी, इसका मेजर, हीट का मेजर करने वाला जो वेसल है उसी को बोलते हैं कैलोरी मीटर। मेजरमेंट ऑफ हीट को कैलोरीमीटर नहीं बोलते हैं, कम से कम वो तो सही बोलो। इंस्ट्रूमेंट जिसके यूज से अपन हीट ऑफ मेजर करते हैं तो उसको भले ही, लेकिन उसमें भी आधा नंबर मिलेगा। जब बुक में आपके दिया हुआ है तो उसको लिख के आना अच्छे से, ठीक है। अंडरलाइन कर लो, कैलोरीमीटर इज अ सिलेंड्रिकल वेसल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय द बॉडी व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अनदर बॉडी और सब्सटेंस। चलो लास्ट टॉपिक फटाक से पढ़ते हैं, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो इधर सुनो, अगर आपको जब भी बोला इधर इधर इधर, बुक छोड़ दो ना, मैं बता रहा हूं ना, है ना। अभी तक क्या क्या पढ़े वो तो क्लियर हो गया पूरा कि नहीं हुआ, ये बताओ मेरे को, है ना। ये देखो एक बार फटाक से बता दे रहा हूं, एक बार स्टार्टिंग से। कहां गया, हाँ, व्हाट इज हीट, ठीक है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा हीट क्या है, फिर उसका यूनिट, फिर यूनिट का डेफिनेशन, फिर अपन ने पढ़ा टेम्परेचर क्या है उसका यूनिट, फिर अपन ने क्या देखा कि जो हीट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, 3, मास, चेंज इन टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर अपन ने देखा हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस क्या है, पूरा टेबल लिखा हुआ है, 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट समझा दिया था मैं पूरा। फिर हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अंतर दोनों में। हीट कैपेसिटी है हीट रिक्वायर्ड पर
केल्विन, पर केल्विन, और ये है हीट रिक्वायर्ड पर मास पर केल्विन, ठीक है। फिर हाँ, पर ग्राम पर केल्विन। और रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या रिश्ता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? हीट कैपेसिटी, ठीक है। फिर स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर इज 1, फॉर आइस हाफ, फॉर स्टीम हाफ। बाकी रटने की जरूरत नहीं है, दिया रहेगा, बाकी पूरा टेबल रटने की जरूरत नहीं है। फिर कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर एक वेसल है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसमें लगभग हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है? 0। अंदर से बाहर कोई हीट नहीं जा सकती, जिसमें अपन जनरली हीट मेजर करते हैं जब भी कोई एक से ज्यादा चीजों को मिक्स किया गया है, तो कितनी हीट कोई भी चीज एब्जॉर्ब किया या रिलीज किया, लूज किया, वो चीज को अपन मेजर करते हैं इससे, इस इंस्ट्रूमेंट से, जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। बस अब इसके आगे है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, है ना। इसके आगे क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। बस फिर नेचुरल फिनोमिना, फिर पार्ट ए पूरा का पूरा खत्म। तो चलो जल्दी से आ जाते हैं, क्या पढ़ना है नेक्स्ट। इधर देखो, मैं जैसे बता रहा हूं मुद्दा याद रखना, है ना, बस जिस तरीके से बताया जा रहा है बाद में लिख लेना, है ना। तो देखो इधर देखो, मान लो आपने ये एक वाटर था, मान लो m1 मास का, c1 स्पेसिफिक हीट का, t1 टेम्परेचर का, इसको आपने एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलाया, m2 मास का, c2 स्पेसिफिक हीट का, t2 टेम्परेचर का, तो व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? आपको बोला रहेगा इन दोनों को मिलाया कैलोरीमीटर में। जैसे ही बोल दिया कैलोरीमीटर में, मतलब इन दोनों की जो टोटल हीट है वो कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुई, आपस में ही सिर्फ ट्रांसफर हुई है। ये बात याद रखोगे। जब भी आपको बोल दे एक से ज्यादा चीजों को मिक्स किया गया है इन कैलोरीमीटर, इसका मतलब हीट लॉस कितना है? 0। मतलब इन्हीं में से आपस में हीट का ट्रांसफर हुआ है, कहीं बाहर या बाहर से अंदर हीट नहीं आई है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो भैया, बस अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसको मान लो T, मान लो T। अरे फाइनल टेम्परेचर तो सेम ही होगा ना, दोनों का टेम्परेचर T बन गया होगा, और टोटल मास कितना हो गया होगा? m1 प्लस m2। अरे मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर एक पानी 1 लीटर पानी लिए 1 केजी का, और एक 2 केजी का मिलाओगे तो 3 केजी वाटर तो रहेगा या ना रहेगा? यस और नो? ईशान हाँ, तो बोलो ना, मूर्ति नहीं बन के बैठना है। आज कंसंट्रेशन 0 है तुम्हारा, बिल्कुल। ग्रुप में मैसेज कर देना, आज ईशान का कंसंट्रेशन 0 था। चलो, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो सिंपल सा एक लॉ बता रहा हूं जिससे कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दिमाग नहीं, है ना। और जनरली, हाँ, जनरली 2 ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, खाली 2 चीज को अगर आप मिक्स कर रहे हो तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, बट 3 चीज को मिक्स कर रहे हो फिर कॉमन सेंस डगमगा जाएगा, है ना। फिर आपका लिए ये जो प्रिंसिपल है, जो फॉर्मूला है, ये ही काम आएगा, और ये फॉर्मूला में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली कैलकुलेशन करने की जरूरत है। बात समझ में आई? अब देखो, जैसे पहले फॉर्मूला बताने से पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, इधर बातें नहीं एकदम भी। ईशान, जैसे फर्स्ट डे थे वैसे ही रहो अभी, है ना। आज नहीं तो मैसेज चल जाएगा। ग्रुप में एडेड है मम्मी पापा? हाँ, बस तुम्हारे एडेड है ना तीनों के? पक्का? हाँ हाँ, कंप्लेन करूंगा तो किसी एक के पास जानी चाहिए, ग्रुप में अगर डालूंगा मैसेज तो मैं। चलो इधर देखो, मान लो एक ये वाटर था, 20 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, और 80 ग्राम ऑफ वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? आप बोल सकते हो फाइनल टेम्परेचर 10 और 80 के बीच में होगा। यस और नो? फाइनल टेम्परेचर 10 और 80 के बीच में होगा। मान लेता हूं टेम्परेचर है T, तो देखो इसका टेम्परेचर बढ़ा, मतलब इसको हीट मिली, और इसका टेम्परेचर घटा, मतलब इसने हीट दी। इसने जितनी हीट दी और इसने जितनी हीट ली वो तो बराबर होगा। क्यों 80 आएगा? कुछ ठंडा मिला रहे हो तो कुछ तो ठंडा होगा। 80 से 80 डिग्री का आपके पास पानी था, उसमें कुछ ठंडा पानी मिलाओगे तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा कि थोड़ा ठंडा होगा? सुबह मिलाते हो ना, गर्म पानी ज्यादा हो जाता है तो ठंडा पानी मिलाते हो ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो। ऐसा नो? ठीक है, तो 80 और 10 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये ठंडा हुआ तो इसमें से हीट निकली,
ये गर्म हुआ तो इसमें हीट आई, बाहर से ना हीट आ सकती है ना बाहर हीट जा सकती है, अंदर से ना कोई बाहर जा सके हीट, और ना बाहर से अंदर आ सके। तो मतलब इसने जितनी हीट निकाली होगी इसने उतनी हीट ली होगी। इसने कितनी हीट निकाली होगी? एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला है, अरे है कि नहीं? अभी बताया हीट का फॉर्मूला क्या है? एम एस डेल्टा एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो मास कितना? 80। मास कितना? 80। वाटर का सी कितना? 1। वाटर, आइस और स्टीम का नहीं दिया रहेगा, उसके अलावा बाकी सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। इज दैट क्लियर? एम, ये जो सी की वैल्यू है, सर नहीं बताए थे कि मैंने वाटर का आइस आइस का हाफ है और उसका तो ये तीन चीज आपको रटनी है, बाकी सारी क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, तो एम एस। अब डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज कितना लिखोगे? 80 माइनस टी की टी माइनस 80? 80 माइनस टी, क्योंकि 80 बड़ी वैल्यू है, टी छोटी वैल्यू है, तो अपन को तो पॉजिटिव निकालना है, क्योंकि कहां से आ रहा है हीट, कहां जा रहा है, तो अपन ने देख लिया ना, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो क्या लिखोगे? 80 माइनस टी। यहां कितनी हीट लगी? 80 माइनस 10 भी तो लिख सकते हैं। नहीं ना, 80 से टेम्परेचर तो टी हुआ ना, और इसका 10 से टी हुआ, फाइनल टेम्परेचर तो टी है, 10 थोड़ी हुआ। इसका टेम्परेचर कितना हुआ? एम एस डेल्टा टी, क्या लिखूंगा? टी माइनस 10, टी बड़ा है 10 छोटा। अब ये जो हीट यहाँ पर मिली, ये जो हीट यहाँ से गई, दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर, तो दोनों को इक्वल टू कर देता हूं। एक जीरो ने एक जीरो को बेरहमी से मार दिया। 2t माइनस 20 की वैल्यू हो गई 640 माइनस 80t। ठीक है, ये माइनस 80t इधर आएगा तो प्लस 80 प्लस 2 82t की वैल्यू हो जाएगी 640 माइनस सॉरी प्लस 20 660, तो t की वैल्यू आ जाएगी 660 बाई 82। कितना आ रहा है? कैलकुलेटर से कर दो एक बार। वो बता दीजिएगा कैसे कैसे आएगा, समझ नहीं आ रहा। 80 into 1 80 minus t 20 into 1, अरे 2 इंटू टी 2t, 2 इंटू 10 वो 20। कैसे आया वो? फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। एम एस 1 पता है वाटर का, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस 10, यहाँ पर एम 80 एस 1 डेल्टा टी, दोनों वाटर ही है ना। सर 660 डिवाइड बाय 82 और 8.000 8.048 आपकी वाली साइंटिफिक कैलकुलेटर। अच्छा सॉरी 8t होगा ना, अरे एक जीरो तो कट गया था, 8 इंटू टी 8t है, ये इधर आएगा तो प्लस 10t हो गया, 10t 660, तो t की वैल्यू 66 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 10 और 80 के बीच में आया 66, फाइनल टेम्परेचर हो गया 66 डिग्री सेल्सियस। अब इधर देखो, यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट था तो आपने मान लिया t, कॉमन सेंस से कर लिया। तीन ऑब्जेक्ट होता तो फाइनल टेम्परेचर क्या मानते? निकालना पड़ता है आपके फॉर्मूले से, जो आप फॉर्मूला देंगे। हेलो, हाँ ठीक है क्या? तो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ा। अच्छा यहाँ से आ रहा है तो 80 माइनस टी करेंगे, टी माइनस 80, इतना दिमाग लगाना पड़ा ना। अब सोचो तीन ऑब्जेक्ट दिया होता तो फाइनल टेम्परेचर क्या मानते? मान लो एक का टेम्परेचर बोलता 10, एक का बोलता मैं 30, और एक का टेम्परेचर मैं बोलता 60। बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या मानते? अब 10 30 के बीच में भी हो सकता है, 30 60 के बीच में भी हो सकता है। हाँ ये तो आपको मालूम है 10 और 60 के बीच में होगा, लेकिन अब 30 से कम भी हो सकता है। जैसे ये दो वैल्यू निकालेंगे, जैसे वो 66 आ गया, अब वो जो फाइनल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक फॉर्मूला जिसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो आप देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर सिंपल क्या करना है आपको? समेशन ऑफ, इसका मतलब जानते हो ना? मैथ्स में इसका मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ, ऐड करना है सबको। ठीक है, समेशन। मैथ्स में कितने बार यूज करते हैं इसको? ये नहीं यूज किए सर, मैथ हम लोग को फिजिक्स में भी जैसा बताया। चलो, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ, मतलब ऐड करना है सबको। मैं एक बार आया था।
बनाओ। समेशन ऑफ एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एम एस डेल्टा टी इक्वल टू 0। एम एस डेल्टा टी क्या है? हीट। और टोटल जो भी हीट का इधर उधर हुआ सब मिला के कितना होगा? हाँ सॉरी, एम सी लिख देता हूँ उसको, एकदम रटा गया है एस ना, क्योंकि आईटीजेई नीट की भी सारी बुक्स में एस लिखते हैं, बस ये ऐसे की बोल रहा हूँ। आईटीजेई नीट वगैरह की जितनी भी बुक्स है ना, सब में एस लिखा रहता है। वो नीट की बुक उठा के देखो, उसमें भी एस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर, अब इधर इधर इधर। अब क्या हुआ? मान लो 5 ऑब्जेक्ट भी थे, आपने मिलाया, तो कहीं से हीट निकली, कहीं से गई। टोटल हीट का चेंज कितना हुआ? 0, क्योंकि बाहर से तो ना तो हीट आई ना अंदर से बाहर गई। तो टोटल समेशन ऑफ एम सी डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब टोटल, वही तो समझाया मैं अभी, और क्या समझाया? कि टोटल हीट का जो एक्सचेंज है वो कितना होगा? 0। कहीं से हीट निकली, कहीं पर चली गई, बाहर से तो कोई हीट नहीं आई, या अंदर से कोई भी हीट बाहर नहीं गई। तो टोटल हीट का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा? हमेशा 0, क्योंकि आप कैलोरीमेट्री के अंदर कर रहे हो, कैलोरीमीटर के अंदर कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। जैसे मान लो मैं आपको बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है 20 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस में, ये एक ऑब्जेक्ट है ना 50 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस में, और ये एक ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस में। बता तो रहा हूं कैसे करना है, 2 मिनट शांति। एग्जांपल उसी लिए तो है, ये फॉर्मूला समझाने के लिए। ठीक है, अब आपको ये 3 चीज दिया था, मिलाएंगे तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना। दिमाग ही नहीं लगाना है, बस क्या करना है? सम ऑफ एम सी डेल्टा टी इक्वल टू 0। सबका एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी इक्वल टू 0। और बस एक बात ध्यान रखनी है, सब में क्या लिखना है? टी माइनस 20, टी माइनस 100, टी माइनस 80। कोई दिमाग नहीं कि टी माइनस 80 आएगा कि 80 माइनस टी, अपने आप आंसर आ जाएगा। 80 वाला जो वैल्यू है वो तो टी से बड़ा होगा, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप प्लस माइनस आ जाएगा ना, जिसको जो आना है। समझ रहे हो? मान लो फाइनल टेम्परेचर है मान लो 30। अब अगर आपने टी माइनस 20 किया है तो 30 माइनस 20 10 पॉजिटिव में आ गया, और 30 माइनस 80 माइनस 40 नहीं माइनस 50 अपने आप आ गया। कहाँ हीट जा रही है, कहाँ हीट आ रही है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि यहां से निकली वहां गई, कुछ दिमाग नहीं लगाना। बस क्या मान लेना है? एम एस डेल्टा टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। बस, तो अब यहां पर लगाओगे एम एस डेल्टा टी, टी माइनस 20 प्लस एम एस टी माइनस 10 प्लस एम एस 1 एस टी माइनस 80 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करोगे तो। दिमाग ही नहीं लगाना, इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना, बस फॉर्मूला लगा देना है एम एस डेल्टा टी प्लस एम वन एस वन डेल्टा टी प्लस एम टू एस टू डेल्टा टी प्लस एम थ्री एस थ्री डेल्टा टी इक्वल टू 0। बस, चाहे 3 ऑब्जेक्ट मिलाए, चाहे 4 मिलाए, चाहे 5 मिलाए, चाहे 10 मिलाए। एक बात याद रखना, अगर कहीं पर फेज चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, एक ही फेज की चीजों को मिलाया गया है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। वो जो फेज चेंज वाला है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बी में। देखो बी का सबसे पहले टॉपिक ही यही है, चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। चेंज ऑफ फेज एंड लेटेंट हीट। बात समझ में आई क्या? तो बस यहां से वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू निकाल के बताओ कितना होगा, जल्दी से कॉपी में, जल्दी से। क्या क्या सर? 20 और टी माइनस 20 प्लस 50 टी माइनस 10 प्लस 100 टी माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 20 टी
ठीक है क्या? आया टी की वैल्यू 1 0 1 0 1 0 कट गया 2t माइनस 40 प्लस 5t माइनस 50 प्लस 10t माइनस 800 अरे मैं 1 0 काट दिया हूं ना, एक 0 काट दिया हूं पहले ही। तो 5t प्लस 10t 15 16 17 17t की वैल्यू कितनी हो जाएगी उधर जाके 890 कितनी हो जाएगी 890। तो t की वैल्यू आ जाएगी 890 बाई 17 कितना आ रहा है देख लो 890 बाई 17 52.35 फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? बात समझ में आ गई कैसे अप्लाई करना है? कोई दिमाग नहीं लगाना, मतलब इतना इजी हो गया। बल्कि दिमाग लगा के करोगे ना बिना फॉर्मूला के तो ज्यादा टफ हो जाएगा, समझ रहे हो? 10 सब में से कॉमन निकाल के उधर भेज दिया, 0/10 इज 0। 2 का भी वैसे ही करना है, ms डेल्टा टी इक्वल टू 0। ठीक है, बस याद रखना फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सब ऑब्जेक्ट का यही करना है। देखो ऐसे सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, समेशन ऑफ mi ci कोई पर्टिकुलर i मतलब 1 2 3 4 जो भी है, i कांस्टेंट नहीं है। जैसे पहला ऑब्जेक्ट है तो m1 c1, दूसरा है तो m2 c2, i की वैल्यू 1 2 3 4 चेंज होगी। i की वैल्यू ऐसे लिखते हैं, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जो भी है। ठीक है, और क्या लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर में t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये करते रहो हर फॉर्मूला में मिक्सचर के, काम खत्म बस, और कुछ भी नहीं करना है बस। इज दैट क्लियर? अब इसके अलावा एक चीज और है, देखो इधर जो आपको रीड करनी है, इधर इधर देखो बुक की तरफ देखो सब कोई। 283 नेचुरल फिनोमिना एंड consequences of high specific heat capacity of water। नेचुरली क्या क्या चीजें में हेल्प करता है? क्लाइमेट, नदी सी के समुद्र के किनारे का क्लाइमेट, सुन लो, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ, सुनते जाओ, ये कल घर जाके पढ़ना है पूरा यहाँ से 11.11 ये पूरा रीड करना है, एक बार बस रीड करना है, नॉवेल जैसे, रटना नहीं है, रीड करना है बस, नॉवेल जैसे रीड करना है। तो पहले क्या बोला है, पहला चीज नेचुरली किस तरीके से ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर काम आता है नेचुरली आपके डे टू डे लाइफ में। तो समुद्र के किनारे का जो टेम्परेचर होता है वो साल भर लगभग सेम होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट इतना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है सैंड से 5 गुना ज्यादा है। तो जैसे अपन नॉर्मल यहाँ पर सैंड है जो नदी के किनारे नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर को बढ़ाने में और कम करने के लिए बहुत कम हीट चाहिए, तो रेगुलरली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन समुद्र के किनारे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, तो वहां का टेम्परेचर बढ़ना और घटने में बहुत हीट लगता है। तो इसलिए वहां का टेम्परेचर लगभग साल भर क्या रहता है, सेम। हमेशा मुंबई का टेम्परेचर देख लो साल भर सेम रहेगा, पुणे का टेम्परेचर देख लो साल भर सेम रहेगा। तो समुद्र के किनारे बड़े एरिया में नहीं, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, वाटर बॉडी हो गई, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए तो ये दूसरा क्या बोला है, वाटर बॉटल को फोमेंटेशन करने के लिए, फोमेंटेशन वाला वाटर बॉटल मतलब नहीं, मेडिकल में तुमको तो पता होना चाहिए, वो सेकाई करने के लिए, जो सेकाई करने के लिए वाटर यूज करते हैं। क्यों? एयर नहीं, सोचो अगर हवा से भरा हुआ बैग को गर्म करोगे कितना देर गर्म रहेगा, बहुत कम देर। पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हीट को स्टोर कर सकता है। अरे ये टेबल देखो ना, ये टेबल में सबसे ज्यादा वाटर का है 4180, और वहीं अगर आप देखोगे आयरन कॉपर जिंक सबका बहुत कम है ना। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट जल्दी ठंडा नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता, उसको बहुत हीट चाहिए होती है। इसलिए जो गर्म करने वाले पैकेट्स होते हैं या ठंडा करने वाले पैकेट्स होते हैं, उनमें अपन क्या डालते हैं, वाटर को ऐसे यूज करते हैं, कूलेंट। वही नेक्स्ट भी गाड़ियों में या किसी चीज, गाड़ियों में तो खैर वाटर की जगह दूसरा यूज करते हैं। बाकी जैसे जो बड़े बड़े वो होते हैं स्टोर, कोल्ड स्टोरेज, अगर उसमें जो कोल्ड स्टोरेज को ठंडा करने के लिए अपन कूलेंट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वाटर। किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए जो आप लिक्विड यूज कर रहे हो उसको कूलेंट बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड कंट्रीज में यूज करते हैं अपन वाटर्स को, है ना। फार्मर यूज करते हैं वाटर को क्रॉप्स को बचाने के लिए धूप से, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत ज्यादा। ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव देयर 80 से 90%, सारे प्लांट्स और एनिमल में 80 से 90% क्या है, वाटर। यूजेस नेचुरली क्या यूज आता है इसका, वाटर का जो हाई स्पेसिफिक हीट है। अब दूसरा, सम एग्जांपल्स आपको याद रखने, 3 एग्जांपल दिया, बहुत हाई स्पेसिफिक हीट के और बहुत
लो स्पेसिफिक हीट के। जो तवा वगैरह होता है वो बहुत मोटा बनाया जाता है ताकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हीट स्टोर करके रखेगा, है ना, तो उतना आपको जल्दी आपको ठंडा नहीं होगा। मान लो गैस आपका कम हो गया, बंद हो गया, तब भी वो गर्म रहेगा और इवनली गर्म रहेगा। अगर एकदम पतला ले लोगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत, समझ रहे हो, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, पता होगा। बहुत पतला अगर तवा है तो, वही मोटा तवा है तो कांस्टेंट हीट देगा, तो आपकी रोटी एक जैसी सिकेगी, जली और वो नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस का नीचे का जो बेस होता है उसको बहुत मोटा रखा जाता है। क्यों? अरे इलेक्ट्रिक प्रेस या फिर नॉर्मल कोयला वाला प्रेस, इस्त्री, है ना, तो उसको बहुत मोटा रखा जाता है ताकि हीट इवनली रहे, जल ना जाए कपड़ा। तीसरा, जो कैलोरी मीटर होता है जिसमें टेम्परेचर को नापा जाता है, या जैसे ये एसी है हीट को खींच के बाहर फेंक रहा है, तो इसमें अपन कॉपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर, क्योंकि कॉपर का, और बहुत पतला कॉपर यूज करते हैं क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? बहुत कम, बहुत कम, मतलब वो हीट बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, मतलब तुरंत कर लेता है जितनी चाहिए होती है, लेकिन उसको चाहिए ही बहुत कम होती है। बात समझ में आई? इसीलिए देखना, बोलेंगे आप जब भी एसी खरीदने जाओगे पूछा जाएगा भैया कौन सा चाहिए, एल्यूमिनियम या कॉपर, और दोनों में के रेट में 5 से 6 हजार का अंतर होगा। कॉपर वाला महंगा होगा, कॉपर वाला क्योंकि अच्छा है, उसमें एनर्जी वेस्ट कम होती है क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट क्या है? कम। इसी के साथ पार्ट ए हो गया समाप्तम। होमवर्क कॉपर है। एल्यूमिनियम वाले में इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा लगती है कॉपर वाले की कंपैरिजन। लेटेंट हीट अभी पढ़ेंगे, वो फेज चेंज के लिए काम आता है, बी में पढ़ेंगे, ठीक है। होमवर्क सुन लो, होमवर्क है बस 1 से लेके 11 एग्जांपल पूरा करके आना है बस, और ये नोट्स बना के आने पूरे, नोट्स चेक करूंगा, और ये 11 एग्जांपल, बस हो गया आज के लिए। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।